हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिसमें अपन ने क्या स्टार्ट किया था, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, जिसमें से दो केमिकल प्रॉपर्टी अपन कर चुके हैं। एक तो मेटल की अपन ने एसिड के साथ रिएक्शन कर ली थी और एक मेटल की ऑक्सीजन के साथ या बर्निंग ऑफ मेटल अपन ने कर लिया था। अब दो और जो प्रॉपर्टी है वो अपन आज के वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी उसे अपन समझते हैं। तो देखो, ये करने से पहले एक बार फिर अपन रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। ठीक है, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज थी। अब इस सीरीज से ही अपन को मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन को अच्छे से समझना है। पहले अपन देखते हैं कि मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके जनरली मेटल ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन अगर जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो वाटर में सॉल्यूबल हो तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो या तो मेटल ऑक्साइड फाइनल प्रोडक्ट बना सकता है या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना सकता है। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड तब बनेगा जब उस पर्टिकुलर मेटल का जो भी ऑक्साइड है वो पानी में घुल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर जो मेटल की बात कर रहे हैं उसका ऑक्साइड अगर वाटर में सॉल्यूबल है तब तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अपन इक्वेशन लिखते समय प्रोडक्ट साइड में मेटल का क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लेकिन अगर सॉल्यूबल नहीं है तो अपन प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अभी इसको अपन समझते हैं। तो देखो, मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, यहां तक के मेटल तो किसी ना किसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। तो ये वाले तो सारे वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे। और लेड से लेकर नीचे वाले सारे, हाइड्रोजन को हटा देना, वो मेटल नहीं है। लेड, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, पीटी, ये सब जो है मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। अब जो रिएक्शन देते हैं कौन से, पोटेशियम से लेकर आयरन तक, वो भी अलग अलग तरीके से देते हैं। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं। और इतना ही नहीं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन तो देते ही हैं, इसके साथ साथ इनकी जो रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि इतनी हीट निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट में बनेगी ये उसके साथ में ये हीट काम आएगी और आग वगैरह पकड़ सकती है। तो पोटेशियम और सोडियम जो है कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन दे देंगे और इनकी जो रिएक्शन होगी हाईली वायलेंट और एक्सोथर्मिक होगी और फायर कैच कर सकती है। फिर बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे देगा, लेकिन यहां पर इतनी हीट नहीं निकलती कि जो है फायर कैच कर सके, मतलब इतनी वायलेंट रिएक्शन नहीं होती। तो ये तीन जो है वो किसके साथ रिएक्शन दे सकते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी दे सकते हैं। और क्यों दे पाएंगे, देखो ये सबसे ऊपर के तीन है तो ये काफी रिएक्टिव होंगे। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, इनके कंपेयर में थोड़ा कम रिएक्टिव है। यही वजह है कि मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं देता, लेकिन किसके साथ दे देगा, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन दे देगा। फिर उससे नीचे चलते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देंगे ना वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये क्या मतलब है, रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये अपने था रिएक्टिविटी का। एक बार वापस समझते हैं, मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दो तरह के ग्रुप बनते हैं, एक जो रिएक्शन शो करते हैं, एक जो रिएक्शन शो नहीं करते। कौन कौन नहीं करते, लेड से लेकर नीचे वाले सारे रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जो रिएक्शन शो करेंगे उसमें से भी सबसे ऊपर वाले तीन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देंगे, मैग्नीशियम वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देगा और ये तीनों एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन देगा। पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक होगी और वायलेंट होगी और फायर कैच कर सकती है। कैल्शियम की रिएक्शन जो होगी वो इतनी वायलेंट नहीं होगी, एक्सोथर्मिक तो होगी लेकिन इतनी हीट नहीं निकलेगी कि कैच कर सके फायर। मैग्नीशियम जो है वो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देता है और ये स्टीम के साथ। अब एक और चीज, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन सब का जो ऑक्साइड होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है। इसका मतलब ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब एक एक करके अपन इनकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है,
तो पहले लेते हैं अपन सोडियम और पोटेशियम की। तो पहले तो अपन इनकी रिएक्शन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है। तो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, और सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, और साथ में हीट भी निकलती है। और इसी हीट की वजह से ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और इतनी हीट निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस साथ में प्रोड्यूस हो रही है वो इस हीट की वजह से आसपास की चीजों को जला देती है और फायर कैच कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो खुद कंबस्टिबल होती है, और इतने हाई अमाउंट ऑफ हीट की वजह से वो किसी भी चीज को, आसपास की चीज को जला देगी। रिएक्शन जो होगी वो हाईली क्या होगी, वायलेंट होगी। ठीक है, तो ये अपन को पूछ सकते हैं कि किन दो मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन हाईली वायलेंट होती है और क्यों। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इतनी ज्यादा हीट की वजह से आसपास से फायर क्या कर सकती है, कैच कर सकती है। एक ये पूछे कि पोटेशियम और सोडियम के केस में फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोक्साइड क्यों बनता है, ऑक्साइड क्यों नहीं बनता। तो देखो अपन ने यहां पर किया था कि पहले तो क्या बनेगा, ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन क्योंकि ये ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है, मैंने क्या लिखा था, इफ सॉल्युबल, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो अपन को कारण क्या लिखना है कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए क्या बनते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आप छोटी क्लास में हो तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट है, बाकी ये अपन को दो रिएक्शन लिख सकते हैं, पहले पोटेशियम की वाटर के साथ जिससे पोटेशियम का ऑक्साइड बने, फिर पोटेशियम ऑक्साइड की फिर वाटर के साथ, और फिर हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखनी चाहिए, लेकिन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम की वाटर के साथ। तो देखो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे देता है, और ये भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन कंपैरेटिवली लेस वायलेंट और लेस एक्सोथर्मिक होती है, और इतनी हीट नहीं निकल पाती, इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो आसपास से फायर क्या नहीं करती, कैच नहीं करती। एक, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल है, ये वजह है कि कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो अपन फाइनल प्रोडक्ट यहां क्या लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं। ठीक है, एक और चीज देखो, पोटेशियम और सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो फ्लोट करते हैं, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो पानी से क्या होती है, कम, तो फ्लोट करेंगे। लेकिन कैल्शियम जो होता है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, लेकिन अगर कैल्शियम को मैं वाटर पे रखूं तो भी वो फ्लोट करता है। तो ऐसा क्यों, वो फ्लोट क्यों करने लगा, वो तैरने क्यों लगा। तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम हैवियर देन वाटर बट इट फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई। तो क्या लिखेंगे कि जब कैल्शियम की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ, तो क्या निकली, हाइड्रोजन। पहले तो ये इक्वेशन लिख देंगे। अब ये हाइड्रोजन गैस जो होगी वो सॉल्यूशन में से निकलने लगेगी, तो वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होंगे वो कैल्शियम की सरफेस पे चिपक जाएंगे। सपोज करो कि ये कैल्शियम है तो इसकी सरफेस पे जो होंगे ये क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, और कैल्शियम की सरफेस पे चिपक जाएंगे तो ये पूरे स्ट्रक्चर की, बोले तो कैल्शियम और साथ में ये वाटर, इस पूरे स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाएगी। किस वजह से कम हो गई, क्योंकि बबल्स चिपक गए, और कम हो जाएगी तो वाटर पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड कैल्शियम इनटू वाटर, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक ऑन कैल्शियम सरफेस, ड्यू टू इट ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज एंड कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। अगला लेते हैं मैग्नीशियम। तो देखो अभी तक अपन ने तीन एलिमेंट किए, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ने कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दे दी थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे। लेकिन जहां तक मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे पाता क्योंकि ये इतना रिएक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर वार्म वाटर ले तो उसके साथ ये क्या दे देगा, रिएक्शन दे देगा। तो मैग्नीशियम जो होता है वो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देता है, और रिएक्शन देकर क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि इसका जो ऑक्साइड है वो पानी में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। अगर डिसॉल्व नहीं होता तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता, ऑक्साइड बनता। ठीक है, यहां पर जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो ठीक उसी तरह की, जिस तरीके से कैल्शियम की सरफेस पे स्टिक होती है, उसी तरीके से ये निकलने वाली हाइड्रोजन जो है वो मैग्नीशियम की सरफेस पे भी चिपकेगी और उसे भी क्या कराएगी, फ्लोट कराएगी।
तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्या कारण है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर पे फ्लोट करते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है कि उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इन दोनों की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, इन्हें सिंक करना चाहिए। तो ये फ्लोट क्यों करते हैं लिखेंगे, जब इन्हें वाटर में अपन डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बबल्स के फॉर्म में इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। और चिपकने की वजह से ओवरऑल जो डेंसिटी होगी मेटल और प्लस वो बबल से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी डेंसिटी पानी से क्या हो जाएगी, कम, और वो क्या करने लगेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों ना तो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर इन तीनों की रिएक्शन वाटर स्टीम के साथ करवाई जाए तो ये रिएक्शन देंगे और ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब यहां पर मेटल ऑक्साइड क्यों बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इन तीनों का जो ऑक्साइड होगा वो पानी में क्या नहीं होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा। अगर सॉल्यूबल होता तो एंड प्रोडक्ट अपन क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसा कि अभी तक बना रहे थे, लेकिन इन तीनों का नहीं होता है, इसीलिए अपन एंड प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड ही बना रहे। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, एक चीज तो क्या याद रखनी है, ये ना वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ, ये वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन करके ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। अभी तक जो अपन ने किए थे वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे थे। तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते किसी भी फॉर्म में, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना वार्म वाटर के साथ, ना वाटर स्टीम के साथ। एक देखो, ये तीनों स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो उसको समझाने के लिए अपनी बुक में एक डायग्राम दे रखा है। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन को आप एक डायग्राम से एक्सप्लेन करो, और इक्वेशन तो अपन को पता ही है, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो डायग्राम में देखो क्या अरेंजमेंट दे रखा है कि अपन कैसे कराएंगे। अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब में आयरन का सैंपल ले लेंगे जिसे अपन क्या कराना चाहते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, और अपन को रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर स्टीम के साथ। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर ग्लास वूल रखेंगे जिसमें पानी थोड़ा सा सोखा हुआ होगा, ठीक है, मतलब पानी एब्जॉर्ब किया हुआ होगा, उस ग्लास वूल को यहाँ रख देंगे। और अब यहाँ बर्नर से उसे हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो ये वाटर जो होगा, क्योंकि इतना ज्यादा तो है नहीं, तो एकदम ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम बनेगी और वो इधर से पूरे में फैल जाएगी। और फिर कॉपर उसके साथ क्या करने लगे, सॉरी ये आयरन जो है उसके साथ क्या करने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा, रिएक्शन होगी। और रिएक्शन की वजह से अपन को पता है ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, वो अपन को पता है, अपन कैसे चेक कर सकते हैं। तो अपन यहाँ एक डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे, यहाँ वाटर कंटेनर लगा देंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक और टेस्ट ट्यूब रख देंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे ऊपर फिल हो जाएगी। अगर चेक करना चाहे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो पॉप साउंड देंगे। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है मेटल का स्टीम के साथ रिएक्शन का। वैसे ये जो अरेंजमेंट है ये किसके लिए है, आयरन और वाटर स्टीम का। लेकिन अगर आपको एग्जाम में जिंक का पूछे या एल्यूमिनियम का पूछे तो अभी यही बनाना है, जहां आयरन लिखा हुआ जिंक और एल्यूमिनियम लिखते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अगला जो है वो अपना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट। तो अभी तक पहले अपन प्रीवियस के एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। तो अपन को लिखना है मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल हो तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम से लेकर लेड से ऊपर ऊपर तक बोले तो लास्ट अपन को कहां तक करना है, आयरन तक, यहां तक ये सब रिएक्शन शो करेंगे। लेड से लेकर नीचे वाले जो है वो रिएक्शन शो नहीं करते। पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो वार्म वाटर सॉरी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन शो कर देंगे। रिएक्शन हाईली वायलेंट होगी, कैच कर सकती है फायर। कैल्शियम जो होगा वो भी वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, कोल्ड वाटर के साथ ही। रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो होगी पर इतनी नहीं कि फायर कैच कर सके। मैग्नीशियम जो होगा वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं, किसके साथ, वार्म वाटर के साथ। और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन सब के ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यही वजह कि जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। उसके आगे आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं ना वार्म वाटर के साथ, ये वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं लेकिन इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्साइड। आगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते।
एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी की सरफेस पे फ्लोट क्यों करते हैं, तो उसका कारण क्या है, हाइड्रोजन गैस के जो बबल लगे निकलेंगे वो उसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से वो पानी पर क्या करेगी, फ्लोट। और एक ये डायग्राम आपको पूछ सकता है कि आयरन जो है उसकी आपको वाटर स्टेन के साथ जो रिएक्शन होती है उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझाना, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अब आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब एक मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें आपको कोई दूसरा मेटल डालना है, वही मेटल नहीं डालना, कोई और मेटल डालना है। जैसे सपोज करो कि सॉल्ट सॉल्यूशन तो लिया मेटल ए का, मेटल ए का कोई सॉल्ट लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, और उसमें अपन ने मेटल बी डाला है, तो क्या होगा, तो अगर मेटल बी इस मेटल ए जिसका सॉल्यूशन ले रखा है उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा। अब सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, बी का, और ए को क्या आ गया, बार आ गया, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन ऐसा तभी होगा जब अपन ऊपर से जो मेटल डाल रहे हैं वो पहले वाले जिसका अपन ने सॉल्ट ले रखा है उस मेटल से क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इसको फिर एक बार समझते हैं कि जैसे अपन को पता है कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर मैं सोडियम का सॉल्ट लूं और उसमें आयरन डालूं तो वो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर मैं कॉपर का सॉल्ट लूं और उसमें आयरन डालूं तो रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर जो मेटल डाल रहे हैं वो पहले वाले मेटल सॉल्ट में जो मेटल है उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये अपन पहले भी डिटेल में कर चुके हैं अपन फर्स्ट चैप्टर में, तो वो का वही है वापस। देखो कॉपर सल्फेट जो है इसका लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, अगर इसमें आयरन डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो इसको रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, आयरन सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर। क्योंकि आयरन सल्फेट जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू। तो ये जब रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को कलर चेंज दिखेगा, पहले रिएक्शन से पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जैसे ही आयरन डालेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, ग्रीन कलर का। क्यों, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था, बाद में आयरन सल्फेट बन गया। ये रिएक्शन क्यों हो पाई, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन पूछे आपको तो रिएक्शन आपको तभी लिखनी है जब वो मेटल जो है वो मेटल सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे अगर मैं आयरन का सॉल्ट लूं और उसमें जिंक डालूं तो जिंक रिएक्शन शो करेगा, लेकिन जिंक का सॉल्ट लूं और उसमें आयरन डालूं तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप देख कर करें, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन एक दो क्वेश्चन और है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखो अपनी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि 4 मेटल लिए और अपन को मेटल के नाम नहीं बताए। अगर नाम बताते, इसमें क्या है, फाइनली अपन को इनको अरेंज करना होगा, नाम बताते तो अपन रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से ऐसे ही कर देते। तो अपन को नाम नहीं बता रखे, ऐसे बोल रखा है ABCD, और इन मेटल को एक एक करके 4 सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। आयरन सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फेट में और सिल्वर नाइट्रेट में, और ऐसी एक टेबल दे रखी है, ठीक है। ए जो है आयरन सल्फेट में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो रिएक्शन होगी। जिंक सल्फेट का दे नहीं रखा और सिल्वर नाइट्रेट का दे नहीं रखा। ऐसे कैसे, बी जब आयरन सल्फेट में डालेंगे तो रिएक्शन होगी, कॉपर सल्फेट में दे नहीं रखा, इसमें रिएक्शन नहीं होगी, और इसमें दे नहीं रखा। तो जहां क्रॉस कर रखा है वहां पर कोई रिएक्शन नहीं, जहां राइट कर रखा है वहां रिएक्शन होगी, जहां फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है वहां पर बता नहीं रखा कि रिएक्शन होगी या नहीं। अब अपन को कह रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो देखो इसको क्वेश्चन को आप समझे, देखो पहले जो अपन को सॉल्यूशन दे रखे हैं इनको अरेंज करते हैं। ये किसका है, आयरन का, ये कॉपर का, ये जिंक का और सिल्वर का। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कौन रिएक्टिव है, आयरन, और उसके बाद कौन है, कॉपर, और सबसे कम कौन है, सिल्वर, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। देखो ए जो है उसने 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसने आयरन सल्फेट को तो क्या नहीं किया, रिएक्शन नहीं शो की, इसका मतलब ए आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो कॉपर को कर सकता है। इसका मतलब ए जो है वो कहीं यहां पर आएगा, आयरन और कॉपर के बीच में होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन आयरन से कम रिएक्टिव है। अब बी जो है, बी आयरन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर का दे नहीं रखा, और जिंक को वो नहीं कर सकता, और सिल्वर का दे नहीं रखा। तो 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है, इसका मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता इसलिए जिंक से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जो बी जो होगा वो यहां कहीं आएगा,
मतलब वो जो होगा वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा लेकिन जिंक से कम रिएक्टिव होगा। सी जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं देता, इसके साथ रिएक्शन नहीं देता, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब सी जो है वो क्या होगा, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से कम है, क्योंकि कॉपर को तो वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो सी कहीं पर यहां आएगा। ठीक है। डी जो है इन चारों को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब डी सबसे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी। ये अपन ने अरेंज कर लिया। अब अपन को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इन चारों में, तो कौन है, बी जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बी को अपन कॉपर सल्फेट में डाल ले तो क्या होगा। तो देखो बी जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव ही होगा, और बी को अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा और कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये आप नोट कर लेना। और लास्ट है ए बी सी डी को डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है, बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद कौन सा हो गया, डी। तो ये अपना क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक है राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो आयरन की एसिड के साथ रिएक्शन देनी है, और वो भी कौन सा एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अपन ने देखा था कि मेटल जो है वो HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो या आयरन जो होगा वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये रिएक्शन दे सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को तो हटा सकता है। तो Fe हाइड्रोजन को हटाकर आयरन सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एक है व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट। अगर जिंक को आयरन सल्फेट में ऐड करें तो क्या होगा। तो पहले तो अपन को ये सोचना है क्या जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ है। तो इसका मतलब जिंक क्या करेगा, आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो ये जिंक या आयरन सल्फेट, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक आयरन को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, आयरन, तो उसको हटा देगा। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछते कि क्या होगा अगर आयरन को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते, तो अपन लिखते कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक डाल रहे हैं, तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो उसको रिप्लेस कर देगा और ये इक्वेशन क्या करेगा, शो करेगा। कोई तकलीफ नहीं। तो इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में अपनी बुक में एक हेडिंग है नॉन मेटल और मेटल की रिएक्शन, उसे स्टडी करेंगे, और वो करने के बाद मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।